खान साहब को सुन के ऐसा नहीं होता, लाइक you're always where he is and you're with him, and that's just, I think that's just the magic of his work. And the reason for that is कि his work is very melody centric. वही मेलोडी आप कवाली की उठा के आप उसको गाना भी बना सकते हैं, आप उसको गज़ल की तरह भी गा सकते हैं. It's just a collection of notes that he has managed to arrange in such a way, in such a curious way कि it remains eternal, जो शायद आज के बड़े बड़े कंपोजर्स नहीं कर पाते. I think he was the biggest. अभी मैं ये उस दिन लास्ट ईयर ये सोच रहा था कि 27 years he's been gone. He died the year I was born. And when were you born? I was 97. 97, yeah. So 27 years, and he was number 5 on Spotify's top charts last year. हम 2 साल गाना ना करें या 1 साल हम Instagram पे पोस्ट ना करें तो we phase out, we're gone. And that's just strange to me कि how हर कोक स्टूडियो का सेशन, हर बेसमेंट का, हर बॉलीवुड का इधर उधर आते जाते, जुबिन नौटियाल, all of these guys, they all end up going back to हाँ साहब. And I think उसका जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि he was साउथ एशिया के जो राग हैं और जो वो सारी प्रैक्टिसेस हैं उनमें he was very very well versed, and he knew कि यार मेलोडी बनती एक्चुअली कैसे है, उसमें मेलोडी के अंदर ही एक्सप्रेशन कैसे डालना है. जैसे उनका एक वो है गाना है सांवरे, उसमें एक लाइन है जो आतिफ असलम ने भी यूज किया अपने गाने में. वो कहते हैं जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना. अब मेलोडी ऐसे बनी हुई है और एक्सप्रेशन इसी में है, तो कोई भी बंदा उठ के गाएगा ना तो ही इज गोइंग टू बी डिलीवरिंग दैट एक्सप्रेशन, एंड दैट्स जस्ट ब्रिलियंट. और एक और उनका जो बड़ा मैंने नोट किया एक चीज़ कि लिरिक और मेलोडी बहुत क्लोजली टाइड होता है. अच्छा, जैसे ऑफन एट टाइम्स हमारा प्रोसेस ये होता है गाना बनाने का कि हम मेलोडी पहले बना लेते हैं, फिर लिरिक्स डालते हैं उसमें, या फिर लिरिक्स होते हैं मेलोडी बनाते हैं. आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट उनकी मेलोडी में लिरिक में एक स्टेटमेंट होता था और मेलोडी उसको क्वेश्चन या आंसर बना देती थी. जैसे है कहाँ का इरादा तुम्हारा तुम्हारा सनम, किसके दिल को. इट्स जस्ट सो स्ट्रेंज कि यार हाउ डू यू टाई अ ग्रुप ऑफ नोट्स to words and then make them work in a way that it's a complete statement now. That is where composition lies. Perhaps it's also the fact that he was primarily trained as a tabalchi. I think rhythmically Khan Sahab was very strong. Could be that very reason strong. As well. In fact, I know of a lot of huge composers जिन्होंने खाली उनका rhythmic element पढ़ के बहुत बड़े बड़े नाम बना लिए हैं. और and that's not a bad thing. Yeah, it's amazing. Yeah. He's a massive human being. I like वो just musical sphere में मैं उनको इंसान भी जो है नहीं कह सकता क्योंकि he's just beyond that. तो rhythmically भी if you listen to his melodies, अभी यही melody गई मैंने, that's the rhythm which is like the most well known rhythm in South Asia, right? Yeah, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है. अब वो and you listen to his rhythm के यार वर्स से कोरस पे आ रहे हैं तो ट्रांजिशन कैसे कर रहा है रिदम, और आपकी बॉडी किस तरह मूव कर रही है. Anywhere I sing the song, your body moves. The basic human emotion जो होता है ना, जिसको कहते हैं असर, वो करता है वो. And that is the brilliance of. और मेरा ख्याल है आपने जो बात की ना कि उनको हमारे ईस्टर्न ट्रेडिशन के रागों पे ठाटों पे एक पूरा उबूर हासिल था. I think मुझे नहीं पता रहमान या हावी, however you want to go, whatever you want to go. वो मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे असातिज़ा हैं जिनके पास ये नॉलेज उनके अंदर रची बसी है, लेकिन उन्होंने कभी उसको इतने एक्सपेरिमेंटल या इनोवेटिव तरीके से उसको सामने शायद नहीं लाए कि आपके लिए दुनिया मौसीकी के लिए एक दरवाज़ा खुल गया नुसरत की शक्ल में. क्योंकि ए आर रहमान एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में, हारमनी जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने की थी, तो उसमें एक साउथ इंडियन म्यूजिशियन थे, उन्होंने कहा हमारे लिए इट्स अ डिवोशनल एक्सपीरियंस, और आमद का जिक्र किया उन्होंने कि ऐसा होता है. तो उन्होंने कहा कि बट आई वॉज वंस जैमिंग विद नुसरत इन अ होटल इन बॉम्बे,
said let's do something. तो he said एक दरवाजा खुला, वहाँ से एक ढोलक प्लेयर है, दूसरे से एक तबलची है, एक और ढोलक प्लेयर है, and suddenly there was a song. Yeah. Yeah. So